आयंस के अंदर रेडियस, आयन की जो रेडियस होती है वो आयनिक रेडियस होती है। हमारे पास होता है एटम, हमारे पास होता है एटम। दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए या इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए। अगर रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अगर ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। इस पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैटायन, इस नेगेटिव को हम बोलते हैं एनायन। सही है यहां तक बात? ठीक। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे पास आयनिक के केस में तीन चीजें हो गई। एक हो गया एटम, एक हो गया कैटायन और एक हो गया एनायन। तीन बन गई ना स्पीसीज। अब तो अगर हम इसका साइज के ऑर्डर में सेट करें तो सबसे बड़ा होता है, याद रखना बच्चों, एनायन। उसके बाद होता है एटम और सबसे छोटा होता है कैटायन। क्या बताया सीक्वेंस हमने? सबसे बड़ा एनायन, देन एटम, देन कैटायन। सही है बोलो? अच्छा, क्या वजह है इसको भी समझेंगे हम। सेंटर में न्यूक्लियस, चारों तरफ क्या है हमारे? इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोच के देखिए, किसी की एक के बारे में सोच के। मान लो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। कोई भी एक चीज़ सोच लेते हैं। मान लिया हमने लिख दिया यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6। एक कंडीशन तो ये है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 6 बाहर हैं, 2 अंदर हैं। टोटल अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? यहाँ प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन 8 ही होंगे। सही है ना? अरे प्रोटॉन 8 ही होंगे ना। अच्छा, अब देखो दो कंडीशन हम पढ़ते हैं। पहला हम मूव कर रहे हैं कैटायन की तरफ। अगर मैं यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को हटा दूं तो क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा। स्थिति क्या बन जाएगी? प्रोटॉन 8 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। हाँ के ना? तो मतलब खींचने वाला ज़्यादा, खींचने वाले कम, तो साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा अंदर की तरफ भागेगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए कैटायन का साइज सबसे छोटा होता है। बोलो। हाँ कि ना? अच्छा, अब अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया, सिचुएशन देखो। प्रोटॉन कितना? 8, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 9। तो इसकी पकड़ एक तो कम है क्योंकि 8 लोग 9 को पकड़ रहे हैं। दूसरा, ये आपस में जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा होंगे ये अपने आप को उतना रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। साइज इंक्रीजेस। सही? बोलो सही है क्या? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपने ले लिया क्वेश्चन। हमारे पास हाइड्रोजन की 3 चीज़ें हैं। एक हाइड्रोजन का एटम है, एक हाइड्रोजन का माइनस है और एक हाइड्रोजन का प्लस। बताओ कौन सबसे बड़ा, कौन सबसे छोटा? कौन सबसे बड़ा? उसके बाद H और उसके बाद H। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो। मान लो हमारे पास n माइनस है, n माइनस 2 है, n माइनस 3 है। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? सबसे बड़ा, है ना? अब ये ध्यान रख लेना, इस सीक्वेंस में चलना है। कैटायन है, मान लो सारे कैटायन हैं,
तो देखना चार्ज किस पे ज़्यादा है वो उतना ही छोटा होगा, एनायन है तो चार्ज किस पे ज़्यादा है वो उतना ही बड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ा, ये उतना, और ये। समझ में आ गया इस तरह के सवाल आपको सबको? चलो एक पॉजिटिव का और देख। मान लो आपको दिया Fe+2 और आपको दिया Fe+3, बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? Fe+2 बड़ा है। पॉज हाँ, तो पॉजिटिव के केस में देखना है कि बड़ा कौन होगा जिस पे चार्ज कम होगा, नेगेटिव के केस में बड़ा कौन होगा जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा। ठीक है, ट्रेंड्स हमको देखने हैं, ट्रेंड्स। ट्रेंड्स कहाँ देखना है? पीरियड। पीरियड में इधर से इधर जाते हैं, डाउन होता है। बात वही है जो हमने पढ़ा है, साइजी तो है ये, बस हम आयनिक के बारे में पढ़ रहे हैं। और ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज करेगा। रीज़न हम पहले बता देते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। फुल बात समझ में आई नहीं? ठीक है यहाँ तक? तो इस तरह के हम कोई भी सवाल आप कर सकते हो, देख सकते हो। अब देखो एक मज़ेदार चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, मिक्स। हेडिंग है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कौन है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अटेंडेंस कौन लेगा? हाँ, अटेंडेंस ले लेना, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखो इसको देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है? नाम से पता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और स्पीसीज का मतलब स्पीसीज। तो ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक, मतलब समझो कि हो सकता है वो न्यूट्रल हो। कितने टाइप के हो सकते हैं ये 3 तरह के हो सकते हैं। न्यूट्रल यानी तीनों का पेयर होगा तभी बनेगा न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये 3 हो सकते हैं। और देखो तीनों में मज़ेदार बात क्या होगी, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक न्यूट्रल है। लेकिन खास इंपॉर्टेंट बात ये है इनमें कि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। ठीक, चलो एक एग्जांपल लेते हैं जो समझ में आएगा। O2- N3- F-1 Na+ और Mg+2। चेक करो, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। हाँ, तो 8 तो एटॉमिक नंबर हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? अच्छा, नाइट्रोजन में चेक करो, एटॉमिक नंबर होता है 7। इसमें कितने ऐड हो गए? 3 ऐड हो गए। टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें 9, ये -1 दिया है तो यहाँ भी कितने हो गए? 10। यहाँ भी कितने हो गए? 10। यहाँ भी कितने हो गए? 10। बोलो समझ में आया सबको? इट मीन्स क्या निकला नतीजा? ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? बोलो। ठीक, अब सवाल ये है कि इनको हम, ये तो समझ में आ गया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हमको इनको अरेंज करना है साइज के ऑर्डर में। किसके ऑर्डर में? साइज के ऑर्डर में। जरा करो तो, साइज के ऑर्डर में अरेंज करो सबको।
हम्म, क्या लॉजिक लगाया? सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा? N3 माइनस। अरे बेटे, देखो, आपका तर्क गलत जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, नाइट्रोजन का नंबर क्या है? 7। 1s2, 2s2 और 2p3, यही है। ठीक है? अरे ठीक है ना? तो देखो, इसको बनाए हो आप, बना के देखो। इसका मतलब इसके अंदर 2 शेल बनेंगे। फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, 2। सेकंड शेल में कितने हैं, 5। यही है ना? नहीं, इक्वल तो है ही नहीं ना। जब हम सवाल कर रहे हैं तो इक्वल कैसे हो? अब एम जी को चेक करो। एम जी का नंबर है 12। 12 का मतलब 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, यानी सेंटर, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। बताओ कौन बड़ा है? अब समझ में आ गया होगा। हाँ, अब देखो, क्योंकि भैया शेल तो है ना उसके पास, इलेक्ट्रॉन ही तो हटाए हैं आपने। Mg+2 तो एक टेम्परेरी सिचुएशन है। कैसी सिचुएशन है? कि आपके घर में 4 कमरे हैं, लेकिन उनमें 2 ही लोग आज रह रहे हैं, या किसी होटल में 20 कमरे हैं, किसी दिन 2 कमरे खाली हैं, लेकिन कमरे तो 20 हैं। अब देखो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। एक चीज याद रख लो इस समय, साइज इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन। आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है सही से? मेरे को सुनाई नहीं। 1 मिनट रुको, मैं चेक करने दो। हेलो, आवाज आ रही है क्या? अच्छा, इसमें आपको जो रूल लगाना है वही देखिएगा आप, फिर उसके हिसाब से इसको सेट करना। देखो, रूल क्या कहता है कि साइज, अब जो भी आएगा वो चेक करेंगे, फिर उसका लॉजिक देंगे। 1 अपॉन एटॉमिक नंबर। अब बोलो। क्या आंसर आ रहा है? बोलिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है किसी को?
साइज इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक नंबर। क्या आंसर होगा? अब ऑर्डर सेट करो जल्दी से। बोलो बोलो, इससे क्या आंसर आएगा? बोलो इससे क्या आंसर आएगा, इसका सेट करो। अब ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। चलो इसको करो, कल कल की क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। ये हमने आपको बताया है, इससे आपको चेक करना है, ऑर्डर लगाना है, लॉजिक सेट करना है कि क्या ऑर्डर बनाओगे और क्या इसका लॉजिक आएगा। ठीक है? इस पे सवाल बनता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे, दे दे के पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा नहीं है। तो आज ये ट्राई करना और ऐसे एक दो और ट्राई करना है, और कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर जो आ रहा है वो सही आ रहा है, और आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियस के बाद, दूसरी है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी 11th क्लास में जितना सिलेबस है सब लॉजिकल है, यहाँ पर याद तो करना है पर रटने की जरूरत नहीं पड़ी। अब समझो क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर एक सेंटर होता है और चारों तरफ हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है, और इसका क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है माइनस, इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है क्या है, ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो दो अपोजिट पोल के बीच में है कि नहीं है? इसके बारे में डिटेल फिजिक्स में शायद 12th क्लास में सारा यही है। तो जब भी दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है उसको मैंने पहले भी लिखवाया था, F इज इक्वल टू लिखते हैं हम K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसी से बंधा हुआ है। अब आप बताइए, अगर मैं सोच के बताओ, मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना चाहता हूं तो ये क्या मेरे लिए इजी काम है? बोलो हाँ कि ना। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक अट्रैक्शन फोर्स इसको पकड़ के रखा है, लेकिन अगर मुझे हटाना है तो मुझे इस फोर्स के इक्विवेलेंट मुझे एक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को सबसे बाहर वाले शेल यानी वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है? डेफिनेशन लिख लेते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the valence shell electron of a isolated neutral gaseous atom। बोलो समझ में आ गई बात? ध्यान सुनना। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल, यानी अंदर के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करनी है। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको? वैलेंस शेल, जो सबसे बाहर। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है सबसे बाहर वाले को, पहली बात। तो दूसरी बात, कब कब निकालना? आइसोलेटेड न्यूट्रल, यानी
एटम अकेला होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। अकेले एटम में से निकालना है। एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं पॉजिटिव बनता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं नेगेटिव बनता है। बॉन्डेड की बात नहीं कर रहा, आइसोलेटेड की बात कर रहा है। और आइसोलेटेड, ये पूरी डेफिनेशन इसको ऐसे कैसे लर्न करनी। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, एक फोर्स से बंधा हुआ है। तो इस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। एक एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है डेल्टा एच, और ये दो तरह की होती है देखो रिएक्शंस। एक होती है जिसके लिए वैल्यू पॉजिटिव हो, एक होती है जिसके लिए वैल्यू नेगेटिव हो। पॉजिटिव को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, मतलब यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। अरे दोनों लिख दिए एक जैसे, एक को कर लो नेगेटिव, नीचे वाला हो गया नेगेटिव। और इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्सोथर्मिक। यानी इसमें आपको क्या करना है बताओ, एनर्जी बाहर निकलेगी। तो बात यह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो कैसा है, कैसा है। अरे कैसा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का, एंडोथर्मिक। यानी हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी जो देनी पड़ेगी उसी का नाम क्या है, उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गई बात। बोलो, जो बोल नहीं रहा है ना वो क्लास से भाग जाए, जिसको नहीं पढ़ना है वो दफा हो यहां से। यहाँ मुझे भीड़ नहीं चाहिए, जिसको नहीं पढ़ना है वो पढ़े अपने आप। तुम्हें शायद पता नहीं है, इस बार हर बार क्लास अटेंडेंस सबका नंबर है। जब नंबर फिर कहोगे कि कुछ नहीं हो रहा, अब आराम फरमा लो। अब देखिए सुनो कि हमने क्या किया, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को लिया। किसको लिया, एक इलेक्ट्रॉन को, इसको निकाला। इसको निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसको निकालने के लिए एनर्जी चाहिए, उसकी यूनिट क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए तो इसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसमें हम इसको लिखते हैं, किसमें लिखते हैं हम इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, समझ रहे हो। बहुत बहुत सारी टेबल्स में वैल्यूज दी होंगी, उनकी यूनिट देखिएगा आप। अब एक एक इलेक्ट्रॉन को कोई गिनता नहीं है, केमिस्ट्री में बात होती है मोल्स की। तो पर मोल मतलब आप लोगे एक इलेक्ट्रॉन नहीं लोगे, आप इतने इलेक्ट्रॉन लोगे, इसको हम बोलते हैं 1 मोल। तो इतने इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी ज़्यादा जूल में लिखोगे तो एक बड़ा नंबर आएगा। तो इसके लिए जो यूनिट होगी वो किलो जूल पर मोल होगी। क्या होगी, किलो जूल। और इसकी जो वैल्यू आती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो आती है वो है 96 किलो जूल पर मोल। बोलो सही है कि नहीं, क्लियर। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। कितने बच्चे हैं क्लास में, जरा बताना मुझे, कितने बच्चे हैं क्लास में। कितने बच्चे बताओ। 23 है, तो आवाज 3 की आ रही है। तो जो 3 आ रही है वही रहे हैं, बाकी चले जाएं, कोई जरूरत नहीं है। एहसान बाकी भी तो बैठे हैं ना घर।
तो आप भी एहसान ना करें, या तो जवाब दें या अपना बैठिए आराम से, मौज बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का मतलब क्या है? देखिए हमारे पास एक मेटल है, आप पहली बात, ये कहाँ काम आएगा? ये काम आएगा मेटल्स में, क्योंकि मेटल वो होते हैं, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है क्या? हाँ के ना? मेटल ही करते हैं, बाकी नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, बनाएगा M प्लस, यानी एक प्लस चार्ज। इसमें जो एनर्जी है उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक, फिर आप M प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन फिर निकालिए, क्या बनेगा? M प्लस टू। इसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। सही है? फिर M प्लस टू में से एक और निकालेंगे, बनेगा M प्लस थ्री। इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो याद ही होगा, Na प्लस होता है, Mg प्लस टू होता है, Al प्लस थ्री होता है। तो ये जो एग्जाम्पल आ रहा है ये Al प्लस थ्री का समझो, Al से हम बना रहे हैं Al प्लस थ्री। एक बार में नहीं बनता, पहले बनता Al प्लस, फिर बनता Al प्लस टू, और फिर बनता Al प्लस थ्री। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये सक्सेसिव, यानी जब मल्टी चार्ज आएगा प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, तो उतनी ही आयनाइजेशन, यानी हर स्टेप में ये काम होता है, एक साथ नहीं होता है। ऐसा मत सोचिए कि किसी पर प्लस थ्री चार्ज है तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही बार में निकल गए, ऐसा संभव नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखो कि ये तीन अलग अलग हैं, ये तीन अलग अलग एनर्जीज आ गई हैं, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। इसमें ऑर्डर हमेशा के लिए याद रखो कि आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ठीक बात? ये ऑल टाइम करेक्ट स्टेटमेंट है, हर कंडीशन में ये सही होगा, याद कर लो इसको। किसी भी केस में आप लोगे तो ये बात हमेशा के लिए सही है। बोलो। ठीक, ठीक है। अब ये बात है कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसी चीज की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर वन है एटॉमिक साइज। अब देखो जो जो चीज आपने पढ़ ली है ना, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उनका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। एटॉमिक साइज हमने पढ़ लिया। दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और चौथा है पेनेट्रेशन इफेक्ट। ये चार इफेक्ट हैं, चार चीजें हैं जिनसे आप किसी भी चीज की आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ज्यादा होगा या कम होगा। क्योंकि सवाल कैसे आता है, बताओ किसका ज्यादा है? आई बात समझ में? तो फर्स्ट हम लेते हैं एटॉमिक साइज। क्या लेते हैं? एटॉमिक साइज। अब आप समझो खुद ही, मान लो एक एटम ये है और एक एटम ये है, बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से आसान है, ये वाला या ये वाला? सेकंड वाले। तो सीधी बात आ गई, आयनाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन साइज, यानी साइज बड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है। याद रहेगा? पहला पॉइंट क्लियर हो गया?
दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज पॉइंट नंबर सेकंड, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब अंदर वाला इसको पकड़ के जितना तेज रखेगा। अब बताओ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। यानी ये अगर न्यूक्लियर चार्ज मतलब ज्यादा पकड़ के रखेगा, तो ज्यादा पकड़ के रखेगा तो ये मामला उल्टा पड़ जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, न्यूक्लियर चार्ज घटा तो आयनाइजेशन एनर्जी घट गई। क्लियर हो गए दो पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ के आए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखना है। हर चीज में एटम है, हर एटम का एक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या पढ़ा हमने कि कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली उसमें होगा ही होगा, तो दो कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक होता है फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड, और एक होता है फुल फिल्ड। अगर इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है, अब हर चीज में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख के देखना है, ध्यान से सुनना। अगर इन दो से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ रहे हो? अब हाफ फील्ड का मतलब समझो, P3 होगा, D5 होगा, F7 होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक कर लेना है। अगर ऐसा दिखता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज ज्यादा आ रही होंगी, या इससे भी ज्यादा के लिए P6, D10, F14 अगर है तो इसकी वैल्यू और ज्यादा आएगी। आ गई बात समझ में? है ना? लास्ट पॉइंट है पेनेट्रेशन इफेक्ट। पेनेट्रेशन इफेक्ट, इसको थोड़ा समझेंगे। पहले क्या है पेनेट्रेशन का मतलब? ऑर्डर याद करो, एस का सबसे ज्यादा, पी, डी और एफ। ठीक है? कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर आप एस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, अगर आप पी से निकाल रहे हो, अगर आप डी से निकाल रहे हो, अगर आप एफ से निकाल रहे हो, भाई चार जगह हो सकती है ना। हम कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या जिसको हम बोलते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन। पक्का यही है कि कुछ और है? बताओ। अरे बताओ, ये यही है। तो आपको ये चेक करना है कि अगर, ऑर्डर चेक करो, अगर एस से निकाल रहे हो तो वैल्यू ज्यादा, पी से निकाल रहे हो तो उससे कम, डी से निकाल रहे हो तो और उससे कम, और एफ से निकाल रहे हो तो सबसे कम। आ गई बात समझ में? तो इन फैक्टर्स को आपको इस्तेमाल करके पता लगाना है कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी और किसकी वैल्यू कम। तो सवाल दो तरह से बनता है, या तो आपसे पूछेगा कि बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, या आपको वैल्यू देके पूछेगा कि रीजन बताइए। तो पहली बात पेरियोडिसिटी, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। कहां कहां देखते हैं वेरिएशन हम? ये तो सबको पता है। कहां देखते हैं बताओ? एक देखते हैं पीरियड में, यानी लेफ्ट टू राइट, और दूसरा हम पढ़ते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। बोलो समझ में आई बात? अच्छा, अब बताओ लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी।
देख लेफ्ट से राइट जाएंगे, देखो एग्जाम्पल देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखा क्या होता है, साइज कम होता है, इसको तो छोड़ ही दो आप, साइज क्या होता है, कम होता है। साइज कम होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। और जब चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? ठीक है ना, तो ये पता चल गया। अब दूसरा वाला तो बहुत ही आसान है, डाउन द ग्रुप, तो यहां तो क्या होगी, कम होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज एंड साइज ऑल्सो इंक्रीज। तो साइज बढ़ा कम हो जाएगी, साइज घटा तो बढ़ जाएगी। आगे बात समझ, हाँ कम, भाई दूर होगा ना, उसको निकालना आसान होगा। अब देखो, अब सवाल देखते हैं, कुछ कुछ बहुत एक्सेप्शन और हमेशा के लिए याद करने वाली चीज बताऊँ। जैसे पीरियड में देखो, अब टेबल सब बच्चे याद कर लो, 2 दिन का दिन है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी, मैं साफ कह रहा हूँ। टेबल हमने पढ़ी थी, इधर के कोने पे हाइड्रोजन लिखा है, उसके कोने पे हीलियम लिखा है, याद आ रहा है सबको? अच्छा, अब इन दोनों का कंपेयर करो, आप बताओ किसकी हाइट ज्यादा है, किसकी ज्यादा है। देखो, हमें टेबल में चलना पड़ रहा है, लेफ्ट से राइट पीरियड में चल रहे हैं ना हम, अरे पीरियड में चल रहे हैं ना। क्या कहा हमने, पीरियड पीरियड में जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। और नीचे आने पर देखो, नीचे आने पर अभी हमने क्या पढ़ा, डाउन द ग्रुप क्या होती है, घटती है, हाँ कि ना। अब देखो मजेदार बात निकल के आती है, पूरी टेबल को आप दिमाग दौड़ाओ कि लेफ्ट से राइट जाने पर तो एक्सट्रीम राइट पे कौन है, हीलियम, और एक्सट्रीम राइट में सबसे ऊपर कौन है, हीलियम। तो हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सारे एलिमेंट में सबसे ज्यादा है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। बोलो, याद कर लो इसको हमेशा के लिए। क्लियर? अरे समझ में आया सबको? फिर से देखो, लेफ्ट से राइट जाने में बढ़ती है, तो टेबल का लेफ्ट कौन है सबसे ऊपर, हाइड्रोजन। सबसे ऊपर राइट कौन है, हीलियम। ऊपर से नीचे जाने पे घटती है, तो सबसे ज्यादा किसकी हुई, राइट में सबसे ऊपर वाले की हुई ना। तो राइट में सबसे ऊपर कौन है, हीलियम। इसलिए सारे जितने एलिमेंट अवेलेबल हैं उनमें सबसे ज्यादा हीलियम की होती है। बोलो सही है कि गलत है ना। और इनकी बाकी बच्चों की भी ज्यादा होगी, यानी इन सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हर पीरियड में सबसे ज्यादा उसकी इनर्ट गैस की होगी। अगर हम किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, उसकी इनर्ट गैस की होगी। रीज़न क्या है कि ये सब के अंदर फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। बोलो सही। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं पीरियड सेकंड का, ये पीरियड फट कर था। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बताओ किसकी ज्यादा, इसका ऑर्डर सेट कर दो, समझो कि आप सीख गए। चारों चीजों को आप लगा दोगे ना तो सीख गए, समझो। एटॉमिक नंबर चेक करो सबसे पहले, इसका 3, का 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सही है क्या? अच्छा, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s1।
बेरिलियम का देखो 1s2 2s2। बोरॉन का देखो 1s2 2s2 2p1। लिख पा रहे हो ना ये तो। कार्बन का देखो 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का देखो 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का देखो 1s2 2s2 2p। अरे लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो साथ में? इसका 1s2 2s2 2p5। और नियॉन का 1s2 2s2 2p6। सबने लिखा कि नहीं लिखा ये? समझो इस बात को। अब चेक करना है क्या बताया था कि ऐसे कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि ज़्यादा स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल किस में हुई? नियॉन में। अभी अभी बता दिया था वैसे तो ये कि भैया जो इनर्ट गैसेज होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है सबसे ज़्यादा? क्योंकि इनका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो पहला अवार्ड किसको गया है? नियॉन को। सही। सेकंड नंबर पे आ गया इसका पड़ोसी फ्लोरीन। ठीक, सही। अब देखो ज्यादा की बात कर रहे हैं हम, ये हाईएस्ट है इधर वाला हाईएस्ट। तो सबसे ज्यादा नियॉन की फुलफिल्ड, उसके बाद फ्लोरीन की। अब देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कंपटीशन है। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3 से, यानी हाफ फिल्ड दिख रहा है, और ये हाफ फिल्ड नहीं है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है बताओ? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? नाइट्रोजन का है। तो स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा ना, और मुश्किल होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। यानी ये ऑर्डर ब्रेक करके नाइट्रोजन यहां पे आ गया पहले, फिर नाइट्रोजन के बाद क्या आ गया? ऑक्सीजन। सही। सही क्या? फिर क्या आ गया? फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कार्बन आ गया। फिर क्या आ गया? अब बोलो, अब यहां चेक करो, बेरिलियम और बोरॉन में फिर टक्कर आ गई है। बेरिलियम में देखो कि फुलफिल्ड है, बोरॉन में क्या है? ये नहीं है। तो यहां आ गया बेरिलियम का पहले, उसके बाद बोरॉन, और सबसे लास्ट में कौन रह गया? लिथियम। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? एकदम। चलो क्वेश्चन देता हूं दो, उनको करके रखना। बाकी आप करते रहिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नोट करो कि अगला वाला जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, इसको आपको अरेंज करना है। सेम लॉजिक, ठीक है? सेम लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 2, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसमें बताना है, इसको सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसको सेट करना है। ये 3 क्वेश्चन आप कीजिए। अगर आपसे हो जाते हैं, आप सही कर लेते हो, तो
इसका मतलब है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है, और सारे के सारे पॉइंट कल हम दूसरी बात पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की। तो कंसेप्ट एक ही काम करेगा सब जगह, साइज का वो जो 4 पॉइंट मैंने बता दिए ना, वही सब जगह काम करेंगे। उसको अगर आप क्लियरली समझ गए तो समझो कि सब सही है, नहीं समझे तो फिर आपको कुछ याद नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए काफी है।